हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर के पीवाईक्यू कराना स्टार्ट किया है, तो जिसमें हमने जनरल कंप्यूटर के जितने भी पीवाईक्यू थे वो हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास, है ना। तो इसमें हम जितने कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, है ना, तो जो हिस्ट्री और जो इनकी जनरेशन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसके हम जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो सारे ही एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन और पीवाईक्यू हैं, तो फटाफट से देख लीजिए। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर की जो सीरीज़ है वो हम रेगुलर करने वाले हैं और इसके बाद हम बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज से हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम इस लेक्चर में करवाने वाले हैं। और इससे पहले हमने जनरल कंप्यूटर के पीवाईक्यू करवाए हैं, तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए। और इसके बाद हम एक एक करके सारे ही टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी आने वाले हैं जो कि आपके एनवीएस एंड केवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ट्रांजिस्टर, फिर है वैक्यूम ट्यूब। एंड थर्ड ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ट्रांजिस्टर। एंड लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर ट्रांजिस्टर एंड उसके बाद है वैक्यूम ट्यूब। तो देखो अब हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो जो वैक्यूम ट्यूब है, तो ये क्या है? तो देखो ये एक किस पीढ़ी में आता है? प्रथम पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में आता है? प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब किस में आता है? प्रथम श्रेणी में, सॉरी प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है? तो 1942 से 1955 तक, ठीक है। फिर है जैसे ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर देखते हैं। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ये कौन सी पीढ़ी में आते हैं? तो ये द्वितीय पीढ़ी में आते हैं। कौन सी पीढ़ी में आते हैं? द्वितीय पीढ़ी में आते हैं। कौन सी पीढ़ी में आते हैं? द्वितीय पीढ़ी में आते हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक का टाइम था? तो ये टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 1964 तक का टाइम पीरियड था, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट ये कौन सी पीढ़ी का है? तो ये तृतीय पीढ़ी का है, ठीक है। ये तीसरी पीढ़ी का है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1965 से 1975 तक, 1965 से 1975 तक का था, है ना। और फिर इसके बाद देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसके माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये कौन सी पीढ़ी का था? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का था। कौन सी पीढ़ी का था? चतुर्थ पीढ़ी का था। और इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1976 से 1989 तक का टाइम पीरियड था। क्लियर है? ठीक है। तो हमने इसकी थोड़ी सी पीढ़ी के बारे में भी देख लिया कि कौन सा किस पीढ़ी में आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
पहला ऑप्शन है वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। सेकंड ऑप्शन है वे अपने समय के सबसे तेजी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। थर्ड ऑप्शन है वे हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। एंड लास्ट ऑप्शन है वे आकार में बहुत भारी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो वे कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं। जो प्रथम पीढ़ी का, तो थोड़ा सा प्रथम पीढ़ी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहले भी अपन ने उसमें भी देखा है, ऊपर वाले में भी देखा है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, पहली पीढ़ी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, है ना। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनमें जो हार्डवेयर के रूप में जो उपयोग किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो हम यहाँ थोड़ा सा पॉइंट में लिखेंगे। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनमें क्या क्या होता था? पहली चीज तो उनमें क्या होता था, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे बहुत भारी होते थे, बहुत भारी और आकार में बड़े होते थे। शॉर्ट में लिख देती हूँ, आकार में बड़े होते थे, भारी भी होते थे और आकार में बड़े होते थे। फिर इसमें दूसरा देखते हैं हम, तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनमें प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं होता था। प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं होता था, है ना। आसान नहीं होता था यानी कि कठिन होता था। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? गणना भंडारण और नियंत्रण के लिए, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। ठीक है ना, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है कि जो एक्सटर्नल स्टोरेज होता है तो उसके रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। एक पॉइंट और यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो हमने इसमें 2 से 3 चीजें देखी हैं। पहले तो हमने देखा कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत भारी होते थे और आकार में कैसे होते थे? बड़े होते थे। फिर हमने दूसरा इसमें देखा कि कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर में हार्ड सॉरी हाँ, पहली चीज तो हमने ये देखा कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। फिर हमने इसमें देखा कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते? बहुत भारी होते हैं। आकार में कैसे होते? तो बहुत बड़े होते हैं। और हमने दूसरी चीज इसमें देखा कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें प्रोग्रामिंग करना क्या होता है? आसान नहीं होता, यानी कि कठिन होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें गणना भंडारण और नियंत्रण का वो किस लिए उपयोग किए जाते थे? गणना भंडारण और नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसमें 3 से 4 चीजें आपको याद रखने के लिए रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मूल भाग या घटक था? पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर्स, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, थर्ड ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, है लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स। तो इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब्स। तो हम ना पहले ही क्वेश्चन देख लिया है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड माना जाता है, तो वो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है इसका? 1942 से 1955 तक। जो प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है? 1942 से 1955 तक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो थोड़ा सा मैं यहाँ बता रही हूँ। हाँ, तो देखो इसमें इसका हमने टाइम पीरियड देखा पहले तो कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 1942 से 1955 तक माना जाता है। तो इसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग भाषा का इसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग, पंचकार्ड का प्रयोग, पंचकार्ड का प्रयोग तथा तथा आकार कैसा होता है? बड़ा आकार, है ना। तो देखो, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनकी विशेषता हमने शॉर्ट में लिखी है। तो पहली चीज तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनका टाइम पीरियड 1942 और से 1955 तक माना जाता है। सेकंड, हमने इसमें देखा कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है ना। और फिर हमने देखा कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। एंड लास्ट हमने इसमें देखा कि हाँ, हमने इसमें लास्ट देखा कि हाँ, इसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग और आकार कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, और जो इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? भंडारण और गणना के लिए किया जाता था। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है तो इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम थोड़े से। ठीक है ना। तो जो एनीएक एनीएक ठीक है, एनीएक जो होता है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, एक तो एनीएक हो गया, एक यूनिवैक हो गया। यूनिवैक, एनीएक और यूनिवैक। और कौन कौन सा है? आईवीएम, आईवीएम ये भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और मार्क 1 ठीक है, मार्क फर्स्ट, है ना, मार्क फर्स्ट। ठीक है, मार्क फर्स्ट, एनीएक, यूनिवैक, आईवीएम और मार्क फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है इंटरफेस कमांड, सेकंड ऑप्शन है इनपुट कमांड, थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंस सर्किट एंड लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईसी का जो आईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखो, हमने आईसी का फुल फॉर्म तो देख लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो अब ये देखते हैं कि आईसी होता क्या है। ठीक है, कितने लोगों को पता है कि आईसी क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखो, आईसी होता क्या है? एक छोटा सा ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। ठीक है, आईसी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी होती है ना, चिप होती है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो होते हैं, और वो ट्रांजिस्टर, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर आदि एक पतली सी सेमीकंडक्टर शीट पर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, कैपेसिटर, है ना। तो ये क्या होता है? पतली पतली सेमीकंडक्टर, पतली सेमी सेमी एक सेकेंड, सेमीकंडक्टर शीट पर
सीट पर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं आईसी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आईसी का उपयोग बहुत सारे उपकरणों में किया जाता है ना। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन में टेलीविजन सेट, ठीक है। और किस लिए किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ऑटोमोबाइल, 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 ऑडियो, ऑटोमोबाइल के बाद, अरे एक सेकंड, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो वीडियो, मोबाइल आदि में, है ना, मोबाइल आदि में, ठीक है। तो देखो हमने पहले तो देखा कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। तो ये एक पतली सी सेमीकंडक्टर सीट पर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि आईसी का उपयोग कई प्रकार के उपकरणों में किया जाता है, जैसे टेलीविजन सेट, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑडियो वीडियो उपकरण, जितने भी ऑडियो वीडियो उपकरण होते हैं और मोबाइल होते हैं, तो उनमें सब में आईसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें अक्सर माइक्रोचिप अथवा चिप के रूप में पहचाना जाता है। इनको माइक्रोचिप, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और जो पहला आईसी या माइक्रोचिप चिप था, तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एक जैक किल्पी थे, जैक जैक किल्पी जैक किल्पी द्वारा कब किया गया था, 1958 में, 1958 में, 1958 में जैक किल्पी द्वारा विकसित किया गया था। क्या किया गया था, तो पहला आईसी, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है मेगा कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो देखो इसमें 2 से 3 चीजें देखेंगे। तो पहली चीज तो हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर होता कैसा है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, तो वो हम यहाँ देखेंगे, है ना। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर हम देखते हैं पहले तो। माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं, कम लागत वाले, कम कम लागत वाले होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, कम लागत और कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि सीपीयू, सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित सीपीयू होता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित आधारित सीपीयू होता है। ठीक है, और इसका उपयोग मतलब कैसे किया जाता है, तो इसका उपयोग छोटे पैमाने के लिए, छोटे पैमाने पर छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। तो देखो हमने इसमें क्या क्या देखा। तो पहले तो हमने देखा कि
कि कौन सा कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर में एक बहुत अच्छी चीज है कि ये कम लागत वाला होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में जो लागत होती है वो कम लगती है। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने दूसरी चीज देखी कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित सीपीयू होता है इसमें। फिर हमने देखा कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही बना है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पीढ़ियों का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, सेकंड ऑप्शन स्पीड, थर्ड ऑप्शन स्टोरेज, लास्ट ऑप्शन है कॉस्ट यानी कि लागत। पहला ऑप्शन है सॉरी, पहला ऑप्शन है केवल फोर्थ, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है केवल सेकंड, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब चारों ऑप्शन अपने सही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पर भी आधारित है, स्पीड पर भी है, स्टोरेज पे भी है और लागत पे भी है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की पीढ़ी है तो इनको 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया। कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये देखो ये टेक्नोलॉजी पर भी आधारित है, स्पीड पर भी है, स्टोरेज और कॉस्ट पर भी ये आधारित है। अब देखो इन 5 पीढ़ियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कब से कब तक चली थी तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे हम। तो प्रथम पीढ़ी है ना, प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1942 तक अपन कर चुके हैं 2 क्वेश्चन में, 1942 से 1955 तक। और इसमें किसका उपयोग किया जाता था? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, फिर हमने देखा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1956 से 1964 तक। 1956 से 1964 तक। और इसमें क्या उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड क्या था? 1965 से 64 पे खत्म हुआ तो 1965 से स्टार्ट होगा, 1965 से 1975 तक, 1965 से 1975 तक। और यहाँ क्या उपयोग होने लगा था? तीसरी पीढ़ी में किस चीज का उपयोग होने लगा था? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, एसएसआई और एमएसआई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं हम चौथी पीढ़ी चौथी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1976 से 1989 तक का था। और इसमें हम किसका उपयोग करते थे? तो VLSI यानी कि VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल। एक सेकंड फिर से लिख देती हूँ मैं इसको। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड क्लियर है। अब देखते हैं पांचवी पीढ़ी। तो पांचवी पीढ़ी का देखते हैं। तो पांचवी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1990 से अभी तक, यानी कि वर्तमान, 1990 से वर्तमान तक। तो इसमें क्या उपयोग किया जाता था? इसमें ULSI और AI। ठीक है, 1990 तक 90 से वर्तमान तक कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी। तो अभी जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो क्या, अभी हम जो यूज करते हैं वो पांचवी पीढ़ी की यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो
इसमें हमने देखा कि प्रथम पीढ़ी, पहले तो हम देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी का पहले हमने देखा कि टाइम पीरियड क्या था, 1942 से 1955 तक का इसका टाइम पीरियड था। इसमें हार्डवेयर के रूप में हम क्या उपयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फिर हमने द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर देखे तो उनका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1964 तक था। इसमें हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। फिर हमने देखा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तो उनमें 1965 से 1975 तक का इनका टाइम पीरियड था। इसमें हम क्या उपयोग करते थे, इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी का उपयोग करते थे, एसएसआई, एमएसआई, है ना। फिर हमने देखा चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड, तो चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या होता है, 1976 से 1989 तक का चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें हम वीएलएसआई का उपयोग करते थे यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग करते थे। फिर हमने देखा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो उसका जो टाइम पीरियड था वो 1990 से वर्तमान तक, यानी कि अभी तक हम पांचवी पीढ़ी के ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या उपयोग करते थे, यूएलएसआई और एआई। क्लियर है, इतनी चीजें हो गई अपनी एक ही क्वेश्चन में पांचों पीढ़ी अपन ने पढ़ ली हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम थोड़ा सा इसको बाद में देख लेंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किसके द्वारा बनाई जाती है, सॉरी किससे बनाई जाती है ना, किसके द्वारा नहीं, किससे बनाई जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर, लास्ट ऑप्शन है कॉपर। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। क्या होगा, सिलिकॉन। तो जो आईसी चिप होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर उपयोग की जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग लगातार अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, यह उन कंप्यूटरों में से एक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है, यह एक सीमित मेमोरी वाला कंप्यूटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है, यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। मैं लिखूंगी तो नहीं क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ी सी ही चर्चा करने वाले हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इनको किसके लिए डिजाइन किया जाता है, जो एनालॉग डेटा होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना। और इसमें क्या होता है, तो ये वोल्टेज, दाब, विद्युत धारा, तापमान जैसी भौतिक इकाइयों को मापते हैं और उन्हें अंकों में क्या करते हैं, बदलते हैं यानी कि परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आंकड़ों को क्या नहीं, ये आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर। कौन कौन से हैं, स्पीडोमीटर, तो ये तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको लिखना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, स्पीडो, एक सेकेंड, स्पीडो, स्पीडोमीटर, और दूसरा है मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, एंड लास्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो डेस्कटॉप और टैबलेट होते हैं तो वो कौन से कंप्यूटर से संबंधित हैं,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो जो डेस्कटॉप और टैबलेट हैं तो वो कैसे कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ठीक है, तो देखो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में एक समय पर केवल एक ही यूजर उसको संभाल सकता है ना। यानी कि एक यूजर उसको एक टाइम पे एक ही यूजर उसको क्या कर सकता है? संभाल सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? तो पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। सेकंड ऑप्शन है किसी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है, सॉरी मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है। थर्ड ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो? इसमें हमें गलत देखना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, है ना। जबकि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं तो वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? महंगे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है? पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। लास्ट ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो हम घरों में उपयोग करते हैं तो वो किस तरह के कंप्यूटर होते हैं? तो घरों में किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का, है ना। जो हम घरों में उपयोग करते हैं तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं तो इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका विकास 1970 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसमें जो सीपीयू होता था तो उसमें हम सीपीयू में किसका उपयोग करते थे? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते थे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला स्मार्टफोन आईवीएम साइमन किस वर्ष जारी किया गया था? पहला ऑप्शन है 1993 में। सेकंड ऑप्शन है 1996 में। थर्ड ऑप्शन 1995 में। एंड लास्ट ऑप्शन है 1994 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक तो हमें पहली चीज तो इससे हमें ये मिल गई कि जो दुनिया का पहला जो स्मार्टफोन था वो क्या था? आईवीएम। क्या था? आईवीएम। ठीक है, तो इसका हमें देखना है कि ये कब कब जारी किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1994 में। कब किया गया था? 1994 में। तो देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहली चीज तो हम देखते हैं, इसकी पूरी डेट देखेंगे। तो ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये पहले तो 1992 में 1992 में कहाँ पे लॉन्च हुआ था? लास वेगस में। ठीक है ना, वेगस में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसको 16 16 अगस्त को 16 अगस्त 1900, एक सेकंड, 16 अगस्त 16 अगस्त 1994 को इसकी बिक्री शुरू हुई थी, है ना। तो देखो ये 1992 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 16 अगस्त 1994 को इसकी बिक्री शुरू हुई थी। क्लियर है? 92 में लॉन्च हुआ था और 94 में इसकी बिक्री शुरू हो गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। तो पहला ऑप्शन है बुद्धा। सेकंड ऑप्शन है शिवा। थर्ड ऑप्शन है आर्यभट्टा। एंड लास्ट ऑप्शन है परम। तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था, जो विकसित किया गया था, वो कौन सा सुपर कंप्यूटर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम। क्या हो जाएगा? परम। परम वो भी कौन सा? परम 8000।
परम 8,000, है ना। तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8,000 था। ठीक है, और ये कब विकसित किया गया था? तो 1991 में, 1991 में। और किसके द्वारा किया गया था? विजय 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 पी भटकर द्वारा, विजय पी भटकर द्वारा। ठीक है, तो देखो परम जो हमारा जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम 8,000 था। ये कब विकसित किया गया था? 1991 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विजय पी भटकर द्वारा किया गया था। ठीक है, जो विजय पी भटकर हैं, तो इनको भारत में सुपर कंप्यूटिंग पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अब देखो इस ये परम, तो परम का हम फुल फॉर्म देखेंगे। तो परम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सेकंड। परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल पैरेलल मशीन। ठीक है, परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल मशीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर्स आदर्श हैं? तो पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं तो उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसका उपयोग जैसे जो पेट्रोलियम उद्योग हो गए, तेल भंडार हो गए, तो उनका पता लगाने और जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, वैज्ञानिक अनुरूपण होते हैं, तो उनके लिए बड़ी मात्रा में गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े सिस्टम है। सेकंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीनें हैं। थर्ड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर विशाल आउटपुट डेटा उत्पन्न करते हैं और लास्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर सस्ते होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हम देखना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर सस्ते होते हैं। ठीक है, जबकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में कैसे होते हैं? महंगे होते हैं और गति में तेज होते हैं। महंगे होते हैं और गति में तेज होते हैं। ठीक है, और पहले भी बता चुकी हूँ, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मतलब जो कठिन कार्य होते हैं और बड़े गणनात्मक कार्य होते हैं तो उनमें उनमें उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो आज हमने जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर था, यानी कि कंप्यूटर का विकास था, तो उसके हमने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल से हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाले हैं, तो वो देखना ना भूलें। तो कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट, है ना। तो इनपुट और आउटपुट का जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप हमसे शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।